दुनिया के, जिन्होंने ये कि भारत की मूल समस्या जाति है और जाति की अर्थव्यवस्था, यानी आज जो जाति का पूंजीवाद हो गया है, ये भारत की मूल समस्या है। और भारत का रिकंस्ट्रक्शन, भारत की पुनर्रचना अगर करनी है तो भारत को कैसा भारत बनाना है, इसका विजन होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये विजन ना मोदी के पास है, ना राहुल के पास है, ना केजरीवाल के पास में है कि व्हाट टाइप ऑफ एन इंडिया वी वांट। आज कोई ये नहीं बोल रहा है। मोदी की फोटो कितनी अच्छी दिखती है ये दिखाया जा रहा है, राहुल गांधी की फोटो कितनी अच्छी आएगी ये दिखाया जा रहा है, 500 करोड़ रुपए का ब्रांडिंग करके देश भर में ब्रांड बनाया जा रहा है। लेकिन देश कैसा चाहिए इसका विजन किसके पास नहीं है। ये देश कैसा बनाना है इसका विजन अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने दिया है। नया भारत बनाना है, प्रबुद्ध भारत बनाना है। कैसा भारत बनाना है? न्यू इंडिया, मॉडर्न इंडिया, एनलाइटेंड इंडिया। उसमें क्या चीजें होनी चाहिए? भारत को जब तक हम मॉडर्न यानी आधुनिक नहीं बनाते, मॉरल यानी नैतिक नहीं बनाते, इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक नहीं बनाते, अर्बन यानी शहरी नहीं बनाते, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक नहीं बनाते, और इसके साथ साथ डेवलप्ड यानी विकसित नहीं बनाते, तब तक के वो जो एक नया इंडिया नहीं बन सकता, एक प्रबुद्ध इंडिया नहीं बन सकता। तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया केवल इलेक्शन लड़ने या जीतने के मकसद से जो है संसदीय लोकतंत्र में नहीं आ रही है। हमें एक नया तरह का भारत बनाना है जिसे हम न्यू इंडिया कहते हैं, प्रबुद्ध इंडिया कहते हैं। उस प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म को लेकर आई है। क्योंकि अब तक जो पॉलिसी चली है देश में, या तो वो गांधी पॉलिसी है या नेहरू पॉलिसी है, और इस गांधी नेहरू पॉलिसी की वजह से देश 134वें नंबर पर है। आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट मेरे पास रखी हुई है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 134वें नंबर पर है। स्त्री पुरुष समानता के इंडेक्स में 129वें नंबर पे है। एजुकेशन फॉर ऑल के इंडेक्स में 107वें नंबर पर है। और अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें, कह रहे हैं मनमोहन की गवर्नमेंट कहती रही कि हमारा जीडीपी 8% से बढ़ा, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत के लोगों का परचेसिंग पावर पैरिटी जो है वो 28वें नंबर पर है। यानी भारत के देश के पास में पैसा होगा लेकिन लोगों के जेब में पैसा नहीं, आपके मेरे जेब में पैसा नहीं है। हम 88 रैंक पे है दुनिया के अंदर में। मैं ये काफ़ी डेटा आप लोगों को दे सकता हूँ। ब्रीफ में ये कहना चाहूँगा कि भारत की समस्या जाति और जाति पूंजीवाद है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकरिज्म और पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म के आधार पे एक न्यू इंडिया बनाना चाहती है, एनलाइटेंड इंडिया बनाना चाहती है। उसके लिए हमने पॉलिसी डिक्लेयर किया है, वो पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म। और इसके लिए हम एक इंडिपेंडेंट तरह का, नए तरह का पॉलिटिक्स कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स कहते हैं। यह अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स सिद्धांत, नीति, कार्यक्रम, प्रतिनिधित्व, व्यक्तित्व, इसके आधार पर जो है वो चलेगा। अम्बेडकराइट राजनीति जो है वो सिद्धांत, नीति, कार्यक्रम, प्रतिनिधित्व और व्यक्तित्व, इसके आधार पे जो है वो चलेगी। ये इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स चलेगी। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंटली पूरे देश में लड़ेगी, ना किसी को सपोर्ट करेगी, ना किसी से सपोर्ट लेगी। दिस इज़ वेरी क्लियर। और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर प्लान और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो काम देश में करने जा रही है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र, इस देश में हम अपने प्रतिनिधि चुन रहे हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं चुन रहे हैं। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है इस देश के अंदर में। ये कोई प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो रहा है, हम अपने मेंबर पार्लियामेंट चुन रहे हैं। और मेंबर पार्लियामेंट डिसाइड करेंगे जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मेरे लिहाज से ना कांग्रेस को मेजॉरिटी आ रही है, ना बीजेपी को मेजॉरिटी आ रही है। मेरा प्रेडिक्शन लिख सकते हैं, आज मैं प्रेडिक्शन भी डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहला पर्सन हूँ जिसने बराक ओबामा प्रेसिडेंट बनेंगे करके प्रेडिक्ट किया था 6 महीने पहले, बिफोर अमेरिकन इलेक्शंस। मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, आप मेरा प्रेडिक्शन लिख सकते हैं कि कांग्रेस एक 150 सीटों के अंदर आएगी देश के अंदर, बीजेपी 150 के आसपास रहेगी, 5-10 इधर या उधर। और विशेषता बता रहा हूँ आपको कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाले हैं। ये मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, ये प्रेडिक्शन को आप लिख सकते हैं। ये साइंस ऑफ अम्बेडकरिज्म के बेस पर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मैं आपको, उसका साइंस भी बता रहा हूँ मैं आपको कि नरेंद्र मोदी को जो है वो बैकवर्ड कम्युनिटी से, इसलिए ब्राह्मणिकल लोग जो है केवल बेवकूफ़ बना रहे गुजरात से पैसा निकालने के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले नहीं हैं। और दोनों बीजेपी या कांग्रेस को कोई भी अलायंस आएगा, कम से कम 100-125 सीटें कम पड़ेगी गवर्नमेंट बनाने के लिए। 2014 का लोकसभा का जो सिनारियो होगा और ज़्यादा हंग पार्लियामेंट आएगी,
और उसके बाद जिस भी तरह की गवर्नमेंट बनेगी, जिसकी भी बनेगी, कुछ ना कुछ नीति को लेके बनाना पड़ेगा, लेकिन वो नीतियां रिफॉर्मेटिव होगी, यानी वो परिवर्तन करने वाली होगी, क्रांतिकारी नहीं होगी। हमें देश में परिवर्तनवादी नीतियों की जरूरत नहीं, क्रांतिकारी नीतियों की जरूरत है, जिससे भारत की जाति व्यवस्था और जातीय पूंजीवाद समाप्त होकर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के आधार पर एक लोकतांत्रिक समाज की रचना की जा सके और भारत को सही मायने में संवैधानिक, लोकतांत्रिक, विकसित और प्रबुद्ध राष्ट्र बनाया जा सके। दिस इज व्हाट आई वांट टू जस्ट ब्रीफ यू। नाउ इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस, इट इज ओपन टू यू फ्रॉम माय साइड। मोदी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, जो आपने कहा, उसके पीछे जो तर्क दिया आपने, क्या मतलब, क्या पैसा निकालने? देखिए, ऐसा है कि जो अभी आप मुझसे ज़्यादा हिस्ट्री पूछेंगे तो बोलना ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन शॉर्ट में बोलता हूँ कि NRIs का सबसे ज़्यादा पैसा गुजरात से आता है। और आप जानते हैं कि इंडियन इलेक्शन में एक्चुअली इंडिया की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो इलेक्टोरल सिस्टम बनाया गया है, इलेक्टोरल सिस्टम यानी चुनावी व्यवस्था अप्रातिनिधिक है देश की। अभी मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि ब्रिटेन में 90,000 लोगों पर एक मेंबर पार्लियामेंट है, अमेरिका में 6,20,000 लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव है कांग्रेस का, साउथ अफ्रीका में 1,20,000 लोगों पर एक प्रतिनिधि है, चाइना जो कम्युनिस्ट कंट्री है, जो डेमोक्रेसी को नहीं मानती, लेकिन 4 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट उदाहरण देता हूँ, नागपुर 30 लाख पॉपुलेशन हो गया, एक मेंबर पार्लियामेंट है। यानी भारत की जो चुनावी व्यवस्था है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम विद सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी एंड सिंपल प्लूरलिटी वोट, ये कहा जाता है, ये व्यवस्था ही अप्रातिनिधिक है। और इसके वजह से माइनॉरिटी गवर्नमेंट ने, आप यूपीए का परसेंटेज देखिए, 34% वोट है, जिसमें कांग्रेस को केवल 26% वोट था। देश में 100 लोगों में 60 लोग वोट डाल रहे हैं, उस 60 लोगों में जिसको 25%, 26% वोट मिल रहा है, वो गवर्नमेंट बना रहा है। यानी जिसके अगेंस्ट में 75% वोट है, वो गवर्नमेंट बना रहा है। ऐसा सिस्टम दुनिया में और कहीं नहीं है, ये केवल इंडिया के अंदर है, बांग्लादेश में और जमैका में है। दुनिया की कोई कंट्री में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं है। और इसके लिए मैं जवाहरलाल नेहरू को दोषी मानता हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने राज्यसभा के अंदर दिसंबर 1955 में कहा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की जरूरत है इंडिया को। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने 2 महीने के अंदर में, क्योंकि कांग्रेस के पास मेजॉरिटी थी और कांग्रेस को मालूम था कि देश में डेमोक्रेसी आ रही, अभी हम रूल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लाया। तो ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। अब इस माइनॉरिटी गवर्नमेंट में क्या हो रहा है आपको बता रहा हूं मैं। 10 लाख वोट अगर गिरते हैं, 3 लाख जिसको वोट मिला और दूसरे व्यक्ति को 2,99,999 मिला, तो जीत के कौन जाता है? 3 लाख वाला। यानी एक वोट जिसको ज्यादा है वो जीत के जाता है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है। दुनिया के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में जिस पार्टी को जितना वोट मिलता है उसके हिसाब से उसके मेंबर पार्लियामेंट होते हैं। और भारत के अंदर में ये एक वोट से जो जीतने की व्यवस्था इन्होंने बनाई है, उसके लिए पैसे से पर वोट परचेस करना पड़ रहा है इन लोगों को। और वो पैसे से जो वोट परचेस करना पड़ रहा है, उसके लिए ये फंड मैनेजमेंट के लिए मोदी को लाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा NRI का पैसा जो है वो गुजरात के अंदर में है। और दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि प्रमोद महाजन जाने के बाद बीजेपी के पास कोई व्यक्ति बचा नहीं है। प्रमोद महाजन क्यों गए उसके हिस्ट्री में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग उनकी हिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, प्रेस वाले लोग, इसलिए मैं उसके ऊपर ना बोलूँगा। क्योंकि उनके भाई ने बोला कि वो मरने लायक ही व्यक्ति था, वो मर गया, वो अच्छा हुआ, मुझे कोई भी पश्चाताप नहीं है, ये उसके फाइनल वर्डिंग है। मैं उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहूँगा महाजन के। लेकिन महाजन जो फंड मैनेजर थे उनके, उसके बाद में उनके पास फंड मैनेज करने वाले कोई व्यक्ति नहीं रहे, और इसलिए मोदी को उन्होंने लाया। फंड निकाल लेंगे, प्राइम मिनिस्टर वो बनेंगे नहीं क्योंकि सीट उतनी आ नहीं रही। उसके बाद में कंसेंसस कैंडिडेट कोई होना चाहिए बोल के किसी थर्ड व्यक्ति को आगे किया जाएगा। ये केवल पैसा निकालने का और मुसलमानों को डराने की जो है वो साजिश है बीजेपी के द्वारा। 50 सीटें लड़ाने के बोल रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र से कितना रह रहे हैं? महाराष्ट्र से लगभग जो है वो 20 सीटें रहेगी। उसमें नागपुर भी है? नागपुर रहेगी श्योरली, ये तो राजधानी है मूवमेंट की हमारे। पार्टी नहीं है, अभी मेंबरशिप वगैरह का तो कुछ आपका दिख ही नहीं रहा। अभी मेंबरशिप 1 लाख आपको मिल जाएगी फरवरी में, अभी चल रही है मेंबरशिप। 1 लाख मेंबरशिप 1 महीने में बनेगा।
और अगले इलेक्शन तक जो है वो सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी देश की मेंबरशिप के मुकाबले में। क्योंकि हम मेंबरशिप छतरी लगा के नहीं बना रहे केजरीवाल की तरह, हम मेंबरशिप सिद्धांत और नीति समझा के बता रहे हैं। वो छतरी और टोपी लगा के हम मेंबरशिप नहीं बना रहे, उस तरह मेंबर नहीं बना जाता है। मेंबर बना जाता है सिद्धांत और नीति को एग्री करके। सर आपने बोला है जैसे कि 7 राज्यों में आपके लोकसभा पार्लियामेंट ऑफ मेंबर आप खड़ा कर रहे हैं और उड़ीसा में 30 से ऊपर सीटों पे लड़ेगी वोट, तो फिर बाकी नहीं, स्टेटों 30 में असेंबली की सीटें, असेंबली असेंबली उड़ीसा में। असेंबली तो फिर बाकी स्टेट में असेंबली नहीं लड़ा। नहीं, असेंबली तो अभी केवल उड़ीसा में हो रही है पार्लियामेंट के साथ में। उसके बाद महाराष्ट्र में आ रही है, झारखंड में आ रही है, महाराष्ट्र में अक्टूबर में आएगी, सितंबर अक्टूबर में। तब महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्शन लड़ेगी एपीआई, और झारखंड में भी लड़ेगी, और जहाँ जहाँ होगा वहाँ भी लड़ेगी। वो 30 सीटें मैंने उड़ीसा की असेंबली की सीट्स दी है। पार्लियामेंट की लगभग 6 सीटें लड़ेंगे उड़ीसा से। सर आपके हिसाब से पीएम कौन बन सकता है? फिर आपने बोला नरेंद्र मोदी भी नहीं बन सकते, ना कांग्रेस का बन सकता, तो कौन बनेगा? मैं समझता हूँ कि दोनों को छोड़ के कोई थर्ड पर्सन बनेगा इंडिया। तो व्यक्ति को मैं नहीं बताऊंगा। रीअलाइनमेंट हो रहा है देश के अंदर में, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो रहा है, और मैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल कमेंट भी नहीं करूंगा, लेकिन इसके आगे के 5 साल के बाद की पॉलिटिक्स अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के बगैर नहीं होगी देश में। जैसे सर आपने गेस किया था कि 6 महीने पहले आपने बराक ओबामा को जैसे बोला था, तो ऐसा भी गेस नहीं, ऐसा गेस करना मुझे लगता है कि आज की तारीख में संयुक्तिक नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है देश में, और वो ग्रास रूट पे हो रहा है। क्योंकि अभी देखो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कांग्रेस जो है पूरी सीटें हार रही है मैक्सिमम। उसी तरह बीजेपी उनके ट्रेडिशनल जो प्लेस है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और थोड़ा बहुत यूपी बिहार को छोड़ के बाकी जगह नहीं जीत रही है बड़े पैमाने पर। तो ग्रास रूट पे वोटिंग चेंज हो रहा है देश के अंदर में। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि दोनों को 100-125 सीटें कम पड़ रही है, और दोनों का बनने का चांस बिल्कुल नेग्लिजिबल है देश के अंदर। और मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीति क्या होगी देश की, और नीति के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। मैनिफेस्टो बनाने पूछ के बनाया जा रहा है। मुझे लगता है ये बौद्धिक दिवालियापन है। अगर मैनिफेस्टो आपको पूछ कर बनाना पड़ रहा है, इसका मतलब आपके पास में देश को चलाने की नीति नहीं है। देश को चलाने की सबसे बड़ी नीति ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत आपको लॉ एंड पॉलिसी बनाना है। ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग पूछ रहे हैं मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है उनकी, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो केजरीवाल हो। और मेरा ये मानना है, मैं ओपनली डिक्लेयर किया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया इंडिया में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया, बिजनेस चैम्बर्स को दिया, सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को दिया है। मेरा एक क्लेम है कि पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म बेस्ट है देश में। किसी के भी पास है तो वो डिक्लेयर कर दे इससे अच्छा बेस्ट अगर है तो। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से बेस्ट नीति किसी के पास नहीं है। और मैं राइटिंग में डिक्लेयर किया, अभी लोगों के मैनिफेस्टो नहीं बने, मैंने 2 साल पहले डिक्लेयर किया इसको। आंबेडकर चळवळीमध्ये इतकी गर्दी आहे पक्षांची, रिपब्लिकन पक्ष, भारतातून बसपा, याच्यामध्ये पुन्हा या पार्टीची भर. गर्दी कमी करून राहिलेलो आहे मी, गर्दी कमी करून राहिलेलो आहे. सर्वात मूळची गोष्ट अशी आहे की मूळतः यस गर्दी कमी होणार, आणि ट्रायबल वोट, डीटीएनटी वोट ऍड होणार आहे, ओबीसी वोट ऍड होणार आहे, मुस्लिमचा वोट ऍड होईल, जनरल कम्युनिटीचाही वोट ऍड होईल. मूळतः काय प्रॉब्लेम आहे, बेसिक प्रॉब्लेम मी सांगतोय. बेसिक प्रॉब्लेम हे आहे की भारतामध्ये संपूर्ण आंबेडकरिझमच्या आधारावर कॉन्स्टिट्यूशन आणि पॉलिसी बनवून कोणीच आजपर्यंत जे आहे पॉलिटिकल अफेअर्स कंडक्ट केलेला नाही आजपर्यंत देशामध्ये. म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर गेल्यानंतर जी विश्वातील सर्वात मोठी विचारधारा बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिली, ज्याच्यामुळे आज तुम्हाला लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स पासून जे आहे, कोलंबिया विश्वविद्यालयापासून तर सायमन फ्रेझर लायब्ररी कॅनडापर्यंत बाबासाहेब आंबेडकरांचे पोर्ट्रेट मिळतात, गांधीचे नाही मिळत तुम्हाला. का? गांधीला मानत नाही विश्व, बाबासाहेब आंबेडकरांना मानून राहिलेला आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो विचार दिला त्या विचाराच्या आधारावर नीती बनवून पॉलिटिकल अफेअर्स कंडक्ट करायला जे पाहिजे होतं बाबासाहेबांच्या नंतर, ते सो कॉल्ड दलित किंवा बहुजन पार्टीजने केलं नाही, ते सो कॉल्ड रिपब्लिकन पार्टीजने केलेलं नाही. आणि त्याच्यामुळे ही अवधारणा झालेली आहे. अन्यथा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जर मी हिस्ट्रीमध्ये जाणार तर 1957 मध्ये भारताची 4थ्या क्रमांकाची पार्टी होती शेड्यूल कास्ट फेडरेशन. 9 मेंबर पार्लमेंट आणि 31 MLAs होते 1957 मध्ये.
आफ्टर काँग्रेस नाही अँड सोशलिस्ट पार्टी अँड कम्युनिस्ट पार्टी. 9 खासदार आणि एक 31 MLA 1957 मध्ये 6 राज्यामधनं होते. 6 राज्यामधनं. मग चौथ्या नंबरची पार्टी आज रुलिंग मध्ये राहायला पाहिजे होती. तिचं अस्तित्व आज कुठेच नाही. सो कॉल्ड बहुजन पॉलिटिक्स झाला. एक स्टेटमध्ये सत्ता आली, ते नॅशनलवर जायला पाहिजे होतं, पण त्यांचा डाऊनफॉल चालू आहे. का? याच्या मागे मी व्यक्तिशः जाणार नाही, कोणत्या लीडरला काही क्रिटिसाइज करणार नाही, पण मूळ गोष्टीवर जाणार की बाबासाहेब आंबेडकरांची विचारधारा, अर्थातच आंबेडकरिझम आणि आंबेडकरवादाची नीती याला कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये बाइंडिंग करून ट्रेनिंगच्या माध्यमाने त्या लोकांनी जे कार्य केलं नाही त्याच्यामुळे डाऊनफॉल झालेला आहे. आता आय एम रेक्टिफाइंग द होल दलित मूवमेंट अँड बहुजन मूवमेंट. आणि आपके जानकारी के लिए वी आर बिकमिंग द बिगेस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया. अवघ्या 6-6.5 वर्षामध्ये ॲक्च्युली एम्बसचं विंग आहे आणि तामिळनाडू टू उत्तर प्रदेश, केरला टू राजस्थान, मध्य प्रदेश टू झारखंड, आम्ही अवघ्या 6 ते 6.5 वर्षामध्ये पहिला म्हणजे असं ऑर्गनायझेशन आहे ज्यांनी आंबेडकरवादामध्ये पूर्ण इंडियाला इंटिग्रेट केलेलं आहे. आता मी साऊथ इंडियाला चाललो आहे, माझा प्रोग्राम आहे 23 तारखेला केरलामध्ये. केरला आणि तामिळनाडू आणि कर्नाटकामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात लोक येत आहेत आणि ह्युमन राईट ॲक्टिव्हिस्ट तिकडचे युगांडा आणि आफ्रिकाचे लोकसुद्धा येत आहेत तिथे कर्नाटकामध्ये परत. तर शॉर्टमध्ये सांगणार, कोणाला व्यक्तिशः मी काही बोलणार नाही की आंबेडकरिझमच्या आधारावर किंवा नीतीवर जोपर्यंत कॉन्स्टिट्युशनली बाउंडेड होऊन आपण चालणार नाही तोपर्यंत रेक्टिफिकेशन येणार नाही. आणि सर्वात मोठा मुद्दा आहे की या देशामध्ये जाती आणि जाती पुंजीवादला कसं संपवण्यात येईल, ह्या देशामध्ये जाती आधारित सामाजिक आर्थिक विषमताला कसं नाहीसं केलं जाईल आणि कसं भारताला प्रबुद्ध भारत बनवण्यात येणार जाईल, ह्या गोष्टीसाठी कोणाला नीती नाही, ते कार्य आम्ही करतोय. आणि म्हणून हे व्हॅल्यू ॲडिशन होणार, गर्दी कमी होणार, रेक्टिफिकेशन होणार. फक्त बहुजन आणि रिपब्लिकन चळवळीमध्येच नव्हे, पूर्ण इंडियन पॉलिटिक्समध्ये गर्दी कमी होणार आहे. आणि ट्रू पॉलिटिक्स कसं असायला पाहिजे, ज्याला मी म्हणतो राजनीति और कुछ नहीं, मानव कल्याण की नीति है. दैट इज़ व्हाट आई हैव डिफाइंड पॉलिटिक्स. लोग बोलते हैं कि राजनीति गंदी है, मैंने कहा कि राजनीति अच्छी है. राजनीति और कुछ नहीं, मानव कल्याण की नीति है. राज और नीति कही जाए, जिससे राज किया जाए वो नीति होना चाहिए. और डेमोक्रेसी में नीति होती है वेलफेयर की, वेलबींग की. वो नीति हमने बनाई है. मैं समझता हूँ ये इंडियन डेमोक्रेसी में व्हॅल्यू ॲडिशन होगा. हा प्रश्न फक्त रिपब्लिकन किंवा बहुजन पॉलिटिक्सचा नाही, ह्या देशाचा प्रश्न आहे. आपका नंबर थोड़ा सा मैं लोकमत समाचार से. गुड, वेरी गुड. मैं देता हूँ अच्छा, ऑफिस का कार्ड. नंबर. हाँ. 1 मिनट, आप लोग नंबर दे दीजिए. 071265566. नंबर दे दीजिएगा. ऑफिसर 26